हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 1 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीद, 60 लाख क्विंटल का है टारगेट। झारखंड में इस साल 1 दिसंबर से ही राज्य में धान की खरीद शुरू होने की संभावना है। विभाग का मानना है कि समय पर इसकी शुरुआत होने से बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सकता है और सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि इस संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा बोनस राशि और तिथि का निर्धारण होना अभी बाकी है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर जिला स्तर पर लैंप्स पैक्स में तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिले थे, यानी जो आम धान का एमएसपी 2369 रुपये है, उस पर 100 रुपये जोड़कर किसान को 2469 रुपये और ग्रेड ए धान पर 2489 रुपये तक मिले थे। इस साल सरकार का निर्णय आना बाकी है। राज्य में इस साल भी किसानों से धान खरीद के लिए सरकार बैंकों से लोन लेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार के अनुसार पिछले साल की ही तरह इस बार भी करीब 1000 करोड़ का ऋण लिया जाएगा। जेएसएफसी के पास पहले से कुछ पैसे हैं, जिससे इसकी शुरुआत की जाएगी, मगर इन सब के बीच बैंक से करीब 1000 करोड़ का ऋण लिया जाएगा, क्योंकि इस बार 3 दिनों के अंदर किसानों के धान का पैसा उनके खाते में भेज देना है। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था, जिसका भुगतान किया जा चुका है। बहरहाल इस बार राज्य में धान की बम्पर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे किसान सरकार को धान बेचने के प्रति उत्साह दिखाएंगे। राज्य में नौकरियों की बहार, 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे 8514 नियुक्ति पत्र। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौगातों की बौछार करने वाले हैं। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में एक साथ 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन पदों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं, उसमें उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक 35, राज्य कर पदाधिकारी 56, कारा अधीक्षक 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के 10, जिला समावेशता 1, सहायक निबंधन 8, श्रम अधीक्षक 14, प्रोबेशन पदाधिकारी 6, निरीक्षक उत्पाद 3, दंत चिकित्सा पदाधिकारी 22, सहायक आचार्य 8000 और कीट पालक के 150, यानी कुल 8514 नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। गौरतलब है कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से किया गया है। इसके अलावा श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेले के जरिए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने की संभावना है। वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा कर रही है। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद सरकार के प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दिनशा निर्देश जारी करते हुए विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। बैलेट पेपर से होगा राज्य में नगर निकायों का चुनाव, जिलों को वार्डों का आरक्षण तय करने का निर्देश। राज्य में नगर निकायों का चुनाव बैलेट पेपर से कराने पर सहमति बनी है। ईवीएम की अनुपलब्धता के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग पहले निर्वाचन में ईवीएम M2 मशीन का उपयोग करता था। अब यह मशीन आउटडेटेड हो गया है। निर्वाचन आयोग अब ईवीएम M3 मशीन का उपयोग कर रहा है, लेकिन वह इस मशीन को किसी राज्य सरकार को लोन या उधार पर देना बंद कर दिया है। इसी कारण राज्य सरकारें अब निकाय या पंचायत चुनाव के लिए खुद मशीन खरीद रही हैं या फिर एक राज्य सरकार दूसरे राज्य से उधार पर मशीन लेकर चुनाव करा रही है। झारखंड सरकार भी मध्य प्रदेश सरकार व अन्य राज्यों से ईवीएम देने से आग्रह किया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ईवीएम देने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर राज्य की माली हालत खास्ता होने के कारण सरकार फिलहाल अपने लिए ईवीएम मशीन खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का सैद्धांतिक फैसला लिया है। ये इंडिया गठबंधन के दलों की मांग के अनुरूप भी होगा। इंडिया गठबंधन लगातार ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत करता रहा है। हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार युद्ध स्तर पर निकाय चुनाव की तैयारी के बावजूद जनवरी के बाद ही राज्य में नगर निकायों के चुनाव की संभावना है। इसीलिए सरकार हाईकोर्ट से 3 महीने का समय भी मांग रही है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि अगली सुनवाई में 3 महीने का समय भी मिल जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, सोमेश के सिर होगा मंत्री पद का ताज।
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पूर्व हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में घाटशिला उपचुनाव जीतने वाले सोमेश सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के स्तर पर इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। यहां मालूम हो कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। इस जीत से सोमेश सोरेन के अलावा झुम्मुमू और हेमंत सोरेन सरकार का भी कद बढ़ा है। घाटशिला की जनता ने सोमेश सोरेन को स्वर्गीय रामदास सोरेन का राजनीतिक वारिस होने पर जबरदस्त मुहर लगाई है। इसके बाद झुम्मुमू का सोमेश सोरेन को मंत्री बनाकर जनमत का सम्मान करना जरूरी हो गया है। साथ ही कोल्हान में संथाल जनजाति से एक और मंत्री बनाकर झुम्मुमू को अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। 5 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है। ये 11 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार के शीर्ष स्तर पर यह मानना है कि शीतकालीन सत्र से पूर्व मंत्रिमंडल में रिक्त एक पद को भर दिया जाए। यहां मालूम हो कि सोमेश सोरेन के पिता रामदास सोरेन के निधन के बाद सरकार में मंत्री का एक पद रिक्त है। रामदास सोरेन के पास स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग था। उनके निधन के बाद इस विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के पास है। विधानसभा उपचुनाव से पूर्व सोमेश सोरेन को मंत्री बनाए जाने की मांग भी उठी थी। पार्टी की अंदरूनी बैठकों में हाजी हुसैन अंसारी जगन्नाथ महतो की मौत के बाद जिस तरह उनके परिजनों को मंत्री बनाया गया, उसी तरह सोमेश सोरेन को भी मंत्री बनाने की मांग की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने घाटशिला की चुनावी सभा में चुनाव बाद मंत्री बनाने का संकेत दिया। इधर विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को हटाने के मुद्दे पर सरकार के शीर्ष स्तर पर कोई गंभीरता नहीं है। न ही कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री की कोई नई सोच है। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के फेरबदल या उनके विभागों में फेरबदल का मुद्दा सीधा कांग्रेस से जुड़ा है। कांग्रेस को ही तय करना है कि वह अपने मंत्रियों या उसके विभागों में फेरबदल करना चाहता है या नहीं। वैसे कांग्रेस आला कमान की ओर से सरकार को फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है। हेमंत सोरेन भी फिलहाल राजद और कांग्रेस को छेड़ना नहीं चाह रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि जब बिहार चुनाव के बाद सहयोगी दल कांग्रेस और राजद खुद डिमोरलाइज है तो उसे जबरन और डिमोरलाइज करना राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। धनबाद के राजगंज में जीटी रोड पर 2 बाइक के बीच टक्कर, युवक घायल। धनबाद जिले के राजगंज में जीटी रोड पर मेरा कुल्ही के समीप बुधवार को 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरी बाइक का चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर राजगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को एम्बुलेंस से SNMCH धनबाद भेजा। पुलिस घटनास्थल से एक बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल युवक की पहचान डोमनपुर निवासी विकास महतो 22 वर्ष के रूप में हुई है। आपकी सरकार आपके द्वार को लेकर नगर निगम लगाएगा शिविर। रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। नगर निगम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शहर के सभी 53 वार्डों में शिविर आयोजित करेगा। इस शिविर का आयोजन 21 नवंबर 2025 से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा। बुधवार को हुई बैठक में प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ये शिविर पूरी तरह से व्यवस्थित और सफल होने चाहिए, ताकि सभी नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के उठा सकें। ये शिविर आपके घर के पास ही आयोजित किए जाएंगे, जिससे आपको कई सरकारी काम करवाने में आसानी होगी। जागरूकता, वार्ड स्तर पर कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। तेजी से काम, प्राप्त आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही सेवाएं दी जाएंगी। जानकारी, सरकारी सेवाओं की पूरी जानकारी और आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। शिकायतों का समाधान, लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा और उनका निवारण किया जाएगा। सुविधाएं, शिविर में नागरिकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क यानी सहायता केंद्र स्थापित किया जाएगा। बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर का पंजीकरण, मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण, पानी कनेक्शन के लिए आवेदन, पुराने कनेक्शन को रिकॉर्ड में अपडेट करना, नया जल संयोजन यानी पानी कनेक्शन या अनियमित को नियमित कराना, जल कर का भुगतान, नगर निगम ट्रेड लाइसेंस यानी व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन, ट्रेड लाइसेंस का नवीकरण यानी रिन्यूअल, बाजार, होटल कॉम्प्लेक्स और इवेंट हॉल के लिए परमिट लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए आवेदन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन, PM स्वनिधि के अंतर्गत आवेदन, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन, संपत्ति कर के लिए आवेदन। झारखंड में शीतलहर से फिलहाल छुटकारा, कनकनी से मिली राहत, अब बादलों की होगी एंट्री। झारखंड के मौसम ने 19 नवंबर से नई करवट ली है। शीतलहर के थमने से कनकनी खत्म हो गई है। 2 दिन पहले तक राज्य के 10 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। अब उन जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलने से मौसम में बदलाव आया है। खास बात है कि अगले 3 दिन बाद से आसमान में आंशिक बादल के भी छाने की संभावना है। उस दौरान भी न्यूनतम पारा के 10 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है।
मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 22 नवंबर तक सुबह के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा रह सकता है, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। लेकिन 23 नवंबर से 25 नवंबर तक सुबह के वक्त कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में गुमला में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसी जिला में 2 दिन पहले न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राज्यवासियों को शीतलहर से राहत मिलेगी। फिर भी इस दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को सूर्य ढलने के बाद ठंड का एहसास होगा। ऐसे में बीपी के मरीज को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्म कपड़े नहीं पहनने पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिलहाल सर्दी का बचाव का एकमात्र उपाय है कि गर्म भोजन का सेवन करें, व्यायाम और योगा करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। साथ ही विटामिन सी से भरपूर सब्जियों और फल का सेवन करना। घूस लेते रेलवे के अधिकारी सहित 4 गिरफ्तार। झारखंड, बिहार, बंगाल व छत्तीसगढ़ में सीबीआई का छापा। सीबीआई ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर की डीवाई चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मिस्टर जेपीडब्ल्यू इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर गोविंद भुल्लर, कर्मचारी सूरज प्रसाद के अलावा हाजीपुर रेलवे के कार्यालय अधीक्षक आलोक कुमार दास का नाम शामिल है। सीबीआई ने अलग अलग लिफाफों में रखे गए 98.81 लाख रुपए जब्त किया है। घूसखोरी के मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने झारखंड, बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़ स्थित अभियुक्तों के ठिकानों पर छापामारी शुरू कर दी है। सीबीआई को गुप्त सूचना मिली थी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के चीफ इंजीनियर सहित अन्य कर्मचारियों ने मिस्टर जेपीडब्ल्यू इंफ्राटेक के साथ साजिश रचकर कंपनी को अनुचित लाभ दे रहे हैं। इस कंपनी द्वारा निर्माण कार्यों में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। इसके बदले निर्माण में शामिल कंपनी द्वारा अधिकारियों को घूस दिया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई के अधिकारी घूस के लेनदेन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाए बैठी थी। इसी क्रम में आज 4 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अधिकारियों का दल 11 ठिकानों पर छापामारी कर रही है। इसमें झारखंड का 1, बिहार के 5, छत्तीसगढ़ में 3 और बंगाल के 2 ठिकाने शामिल हैं। रांची पुलिस ने ओरमांझी में अवैध विस्फोटक का बड़ा जखीरा किया जब्त। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस को सफलता मिली है। मंगलवार की देर रात पुलिस की टीम ने पिस्का क्रशर मंडी के पास स्थित एक मकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक जब्त किया है। बरामद विस्फोटक में 5000 पीस जेलेटिन स्टिक और 300 पीस डेटोनेटर शामिल हैं। पुलिस को यह विस्फोटक पिस्का गांव निवासी आनंद बेदिया के बताए जा रहे एक मकान से मिला। यह विस्फोटक पत्थरों को तोड़ने यानी स्टोन चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। जैसे ही पुलिस ने मकान पर छापा मारा, अंधेरे का फायदा उठाकर 2 युवक मौके से भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस अब उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। यह कार्रवाई एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। ग्रामीण एसपी के निर्देश पर सिल्ली डीएसपी के नेतृत्व में और मांझी पुलिस की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस अब मकान मालिक आनंद बेदिया समेत इस अवैध धंधे के मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को सूचना मिली है कि इस स्थान से विस्फोटक की बिक्री भी की जाती थी और इसे और मांझी के अलावा अन्य स्थानों पर भी भेजा जाता था। पुलिस टीम अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि यह अवैध विस्फोटक कहां से लाया जाता था और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जैक ने की अप्रत्याशित फीस वृद्धि, मैट्रिक इंटर के करीब 8 लाख विद्यार्थी होंगे प्रभावित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2026 में होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए शुल्क में भारी वृद्धि की है। जैक द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा शुल्क में करीब 25% की बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में जैक ने साल 2026 के फरवरी महीने में होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए भरे जा रहे आवेदन के साथ बढ़ी हुई दर से परीक्षा शुल्क लेने का निर्देश सभी स्कूलों को दिया है। गौरतलब है कि जैक बोर्ड की बैठक में परीक्षा शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। जाहिर है नई दरों के लागू होने के बाद छात्र छात्राओं को अब पुराने शुल्क के मुकाबले अधिक राशि देनी होगी। राज्य में जैक बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के बढ़े हुए परीक्षा शुल्क के साथ फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैट्रिक इंटर दोनों परीक्षा के लिए आवेदन बिना विलंब शुल्क के 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ जैक ने 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक फॉर्म भरने का समय निर्धारित किया है। जैक द्वारा जारी नए परीक्षा शुल्क की बात करें तो 2026 मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले नियमित छात्राएं SC, ST, BCI, BC2 वर्ग को अब 980 रुपए देने होंगे। वहीं सामान्य और EWS वर्ग को 1180 रुपए और प्राइवेट छात्र छात्राओं को भी 1180 रुपए देने होंगे, जबकि विलंब शुल्क 500 रुपए अतिरिक्त सभी कोटि के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नए शुल्क की बात करें तो नियमित छात्राएं SC, ST, BCI, BC2 वर्ग के लिए 1100 रुपए, सामान्य और EWS वर्ग के 1400 रुपए और प्राइवेट छात्र छात्राओं को 1400 रुपए देने होंगे, जबकि लेट फीस 500 रुपए सभी कोटि के लिए अतिरिक्त लगेगा। इसके अलावा जैक ने रिजल्ट सुधार व दोबारा परीक्षा
परीक्षा के शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। फीस बढ़ोतरी से राज्य के करीब 8 लाख विद्यार्थियों पर इसका असर पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में साल 2026 की जैक बोर्ड परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। धनबाद जिले की 256 पंचायतों में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 21 से। धनबाद जिले के सभी 256 पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। ये जानकारी डीसी आदित्य रंजन ने बुधवार को दी। उन्होंने कहा कि पंचायतवार शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही लोगों से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। डीसी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत धनबाद प्रखंड की 12, तोपचांची की 28, बलियापुर की 23, पूर्वी टुंडी की 9, निरसा की 27, टुंडी की 17, गोविंदपुर की 39, बाघमारा की 61, कालियासोल की 20, इग्यारकुंड की 20 पंचायतों के साथ साथ धनबाद नगर निगम के 55 व चिरकुंडा नगर परिषद के 21 वार्डों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में प्रखंड स्तरीय समन्वय पदाधिकारी और जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिविरों में लोगों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनसे जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, लैंप स्पेक्स सदस्यता, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, बिरसा हरित ग्राम, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री मैया सम्मान, मुख्यमंत्री पशुधन, अबुआ आवास योजना से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। कई योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ वितरण और शिकायतों का तत्काल निवारण भी किया जाएगा। डीसी ने अधिक से अधिक लोगों से शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। रांची में पार्किंग स्थल पर चल रही फास्ट फूड दुकान लग रहा जाम। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम काफी मशक्कत कर रहा है। हर दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके दुकानदार रोड पर अतिक्रमण कर लेते हैं। रोड पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। न्यू दिल्ली मार्केट में सैकड़ों मोबाइल दुकानें हैं। इसके ठीक सामने पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ग्राहक रोड पर वाहन खड़ा करते हैं। इसके वजह से रोड पूरी तरह से संकरी हो जाती है। जाम से निजात दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान हर दिन चल रहा है। नगर निगम कार्रवाई भी कर रहा है। पार्किंग चार्ज 10 रुपया लगता है। इसे बचाने के लिए लोग सड़क पर पार्किंग करते हैं। इसके वजह से सैकड़ों दोपहिया वाहन जैसे तैसे खड़े किए जाते हैं। पार्किंग स्थल पर फास्ट फूड की दुकान भी चलाई जा रहे हैं। पलामू से जल्द शुरू होगी हवाई यात्रा। उड़ान के लिए बिड की तैयारी। 20 सीटर विमान से शुरुआत की उम्मीद। देश के आकांक्षी जिलों में से एक पलामू से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। उड़ानों के लिए बिड आमंत्रित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि यह अभी शुरुआती चरण में है। उम्मीद है कि जल्दी हवाई यात्रा शुरू होगी। मांग है कि 20 सीटर विमान से ही क्यों ना हो, लेकिन इसे शुरू किया जाए। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने पलामू से हवाई यात्रा शुरू करने के संबंध में लोकसभा में कई बार आवाज उठाई है। पलामू के मेदिनी नगर स्थित चियांकी हवाई अड्डे से हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। उड़ान को लेकर यह कहा गया था कि हवाई अड्डा सुरक्षित है। बाउंड्री नहीं रहने के कारण इसे असुरक्षित माना गया था, लेकिन हवाई अड्डे की बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सांसद विष्णुदयाल राम ने बुधवार को हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और बाद में पलामू की डीसी समीरा एस से मिलकर स्थिति की समीक्षा की। दरअसल चियांकी हवाई अड्डे को क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के तहत उड़ान योजना में शामिल किया गया है। हवाई अड्डे से रांची, वाराणसी, कोलकाता, दिल्ली और पटना के लिए उड़ानों की तैयारी चल रही है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि बाउंड्री से संबंधित समस्या का समाधान हो गया है और जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने की उम्मीद है। बिड को आमंत्रित किया जाना है। पूरे मामले को लोकसभा के आगामी सत्र में उठाया जाएगा। सांसद ने बताया कि रनवे का काम भी होगा। हवाई यात्रा फिर से शुरू होने से इलाके के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। कोई भी औद्योगिक घराना प्रमुख शहरों से दूरी पर विचार करती है। डाल्टनगंज और रांची के बीच की दूरी आने जाने दोनों को मिलाकर लगभग 7 घंटे की है। कोई भी कारोबारी इतनी लंबा सफर नहीं करना चाहता। सांसद ने कहा कि उड़ानें शुरू होनी चाहिए, भले ही वे 20 सीटर विमान से ही क्यों ना शुरू की जाए। चतरा में अवैध मादक पदार्थ पर नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय अंतरजिला समीक्षा बैठक। अवैध मादक पदार्थ और अफीम की खेती पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को चतरा समाहरणालय में एक उच्च स्तरीय अंतरजिला समीक्षा बैठक आयोजित की गई। CID IG असीम विक्रांत मिंज की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बोकारो जोनल IG सुनील भास्कर और हजारीबाग और चतरा जिलों के प्रभावित थाना क्षेत्रों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से फसली वर्ष 2025-2026 के दौरान अफीम की खेती पर 100% नियंत्रण और रोकथाम की रणनीति पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पहचान, पूर्व में खेती वाले क्षेत्रों के भौतिक विश्वज्ञापन और लंबित मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की प्रगति की समीक्षा की।
इसके अतिरिक्त अवैध अफीम के कारोबार में संलिप्त तस्करों की संपत्ति को फ्रीज करने, एनडीपीएस मामलों में जब्त माल के विनिष्टीकरण और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी विस्तृत समीक्षा की गई। बोकारो जोनल आईजी सुनील भास्कर ने संबंधित थाना प्रभारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में अफीम की खेती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेती की तैयारी या पौधारोपण की जानकारी मिलते ही तत्काल वन विभाग के समन्वय से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गोड्डा में रेलवे फाटक के पास हाईवा और बाइक के बीच भीषण टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। गोड्डा जिले में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा महगामा रेलवे फाटक के पास हुआ है। टक्कर बाइक और हाईवा के बीच हुई, जिसमें साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड निवासी राहुल कुमार भगत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक का नाम आनंद कुमार पाठक है, जो बोकारो स्टील सिटी का निवासी है। घायल आनंद पाठक की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत गोड्डा सदर अस्पताल भेजा गया है। दोनों युवक केसी लैब कंपनी के सीनियर अफसर थे और कंपनी के कार्य से ललमटिया की ओर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा और बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े। हादसे की सूचना मिलते ही महगामा थाना पुलिस मोर्चे पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही हाईवा को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार दियाजोरी रेलवे फाटक के आसपास भारी वाहनों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर कड़े ट्रैफिक नियम और गति नियंत्रण व्यवस्था लागू करने की मांग की है। टेंडर घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर को हाईकोर्ट ने नहीं दी बेल। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के सहयोगी जहांगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने जहांगीर की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्टों के इस आदेश से जहांगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। पिछली सुनवाई में ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जहांगीर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश सबजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहांगीर आलम को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिला न्योता। बिहार चुनाव परिणाम को लेकर झामुमो ने उठाए सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बाद 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को न्योता नहीं मिला है। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने नीतीश कुमार और उनके नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं को शुभकामनाएं दी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव और कोषाध्यक्ष विनोद पांडे ने कहा कि बिहार में जो जनादेश आया है उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार वासियों और जीत हासिल करने वाले दलों को शुभकामनाएं देता है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी चाहता है कि कैसे बिहार में जनादेश ज्ञानदेश में बदल गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और कोषाध्यक्ष विनोद पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव के समय वहां के इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कई सवाल उठाए थे, उसका जवाब बिहार, झारखंड और देश की जनता जानना चाहती है। झामुमो के नेता ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान 3 लाख वोटर बढ़ जाने को लेकर वहां के इंडिया ब्लॉक के दलों ने सवाल उठाए थे। उसी तरह एसआईआर में जो वोट कटे उसमें बड़ी संख्या में जीवित लोगों को मृतक बताकर नाम डिलीट करने के जो आरोप लगाए गए हैं उसे संज्ञान में लेकर चुनाव आयोग को यह सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि बिहार के जिन जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं उसकी वजह क्या थी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने विनोद पांडे ने बिहार में जीत के लिए एनडीए में शामिल दलों को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। रांची जिले में 70 जगहों पर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ चला अभियान। राजधानी रांची सहित पूरे जिले में बुधवार की रात अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस में अभियान चलाया। एसएसपी राकेश रंजन के आदेश पर जिले के सभी थाना प्रभारी व डीएसपी ने करीब 70 जगहों पर अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 183 लोगों को पकड़ा गया, उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया। जिन जगहों पर अड्डेबाजी के खिलाफ अभियान चलाया गया उनमें नामकुम, कांके, बिरला मैदान, विद्यानगर, नरकोपी, लालपुर, हरमू समेत 70 से अधिक स्थान शामिल हैं। इस दौरान बेवजह जमा होकर अड्डेबाजी करने वाले कई युवकों को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया
तो कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया कि अगली बार इस तरह का अड्डेबाजी करने पर जेल भेज दिया जाएगा। एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि वे मुखर होकर अड्डेबाजी करने वालों की जानकारी दें। अगर आप किसी भी जगह पर अड्डेबाजी करते देखते हैं या उसकी सूचना मिलती है तो तुरंत हमें जानकारी दें, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा बताया गया कि अक्सर अड्डेबाजी करने वाले लोग नशा करते हैं और आपराधिक घटनाओं की योजना भी बनाते हैं। ऐसे में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए अड्डेबाजी पर लगाम लगाना काफी जरूरी है। रांची स्टेशन का रिनोवेशन 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक दर्जनों ट्रेनें रहेंगी रद्द। रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची स्टेशन यार्ड का रिनोवेशन कार्य के कारण आने वाले दिनों में रेल संचालन पर असर पड़ेगा। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन और आंशिक प्रारंभ विभिन्न स्टेशनों से किया जाएगा। इस अवधि में हटिया टाटानगर, हटिया से सांकी, रांची से बोकारो स्टील सिटी, खड़गपुर से रांची, धनबाद से रांची और टाटानगर से हटिया समेत कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। कुछ ट्रेनें केवल चुनिंदा दिनों में रद्द रहेंगी, जबकि कई का संचालन पिस्का, मुरी, बोकारो स्टील सिटी और मसरा जैसे स्टेशनों से आंशिक रूप से किया जाएगा। इसके अलावा आद्रा मंडल में विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक के कारण हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 22 नवंबर को रद्द रहेगी और खड़गपुर एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। ये बदलाव यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए जा रहे हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। दिल्ली की बैठक में शामिल हुई पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, कहा जनता के एक एक वोट की सुरक्षा के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण स्ट्रेन रणनीति समीक्षा बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद शामिल हुईं। इस बैठक में राहुल गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ महासचिव उपस्थित थे। अंबा प्रसाद ने झारखंड से एआईसीसी सचिव के रूप में इस राष्ट्रीय बैठक में शामिल हुईं। अंबा प्रसाद ने कहा कि यह स्पष्ट महसूस हुआ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड में लोकतंत्र की रक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में यह तय हुआ कि भाजपा द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर वोट चोरी की साजिशों को हर स्तर पर विफल किया जाएगा। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है और इसकी शुचिता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के सभी जिला एवं प्रखंड अध्यक्ष, बीएलओ और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी सतर्कता के साथ एसआईआर प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखें। वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने या फर्जी नाम जोड़ने की हर कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा और इसे सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग से भी अपेक्षा की गई है कि वह किसी राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे। लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंबा प्रसाद ने झारखंड वासियों को संदेश देते हुए कहा कि झारखंड की जनता निश्चिंत रहें, कांग्रेस पार्टी आपके एक एक वोट की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। 2.5 माह बाद भी कई जिलों के एसपी ने पुलिस मुख्यालय को नहीं भेजी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की लंबित रिपोर्ट। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी व आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2024 की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लंबित रिपोर्ट अब तक नहीं भेजने पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यालय ने संबंधित जिले के एसपी को 24 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। 19 नवंबर को जारी पुलिस मुख्यालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये रिपोर्ट 9 सितंबर को ही मांगी गई थी, लेकिन कई जिलों और इकाइयों ने अभी तक अपेक्षित विवरण जमा नहीं किया है। मुख्यालय ने विशेष रूप से ये जानना चाहा है कि डीजीपी व आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2024 की अनुशंसा संख्या 20 को लागू करने की क्या स्थिति है। इसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं। क्या तकनीकी पृष्ठभूमि वाले या उसमें गहरी रुचि रखने वाले पुलिसकर्मियों का एक विवरण युक्त डेटा बैंक तैयार किया गया है? यदि हाँ, तो इसे समय समय पर अद्यतन यानी अपडेट किया गया है या नहीं? तकनीकी पृष्ठभूमि वाले या रुचि रखने वाले ऐसे कार्मिकों की वर्तमान संख्या कितनी है? इन कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए कौन सा तंत्र जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं आदि विकसित किया गया है? ऐसे तकनीक प्रेमी कर्मियों की सेवाओं का उपयोग किन विशिष्ट क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग? ये विषय भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात के वैश्विक मानकों के मुकाबले कम होने की चिंता पर केंद्रित है, जिसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ता है। मुख्यालय ने स्थानीय स्तर तक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस जनसंख्या का वर्तमान अनुपात कितना है, पुलिस थाना स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में नागरिक पुलिस की कितनी उपस्थिति है, पुलिस थाना स्तर पर पुलिस जनसंख्या अनुपात और नागरिक जनसंख्या अनुपात को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं।
गौरतलब है कि 2014 के आंकड़े के अनुसार ये अनुपात मात्र 20 प्रति लाख था, जबकि वैश्विक और संयुक्त राष्ट्र का मानक 300 प्रति लाख से अधिक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।